Hello, Matuji, you're watching Morning Pulse on Onbul TV. Amid the West Asia crisis, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said India faces no shortage of crude oil, PNG or LPG, crediting timely decisions by the PM Modi. He also said that the government is working to convert LPG connection to PNG in Varanasi. दिशा की दूसरी बैठक है जिसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला। सारी जो डिस्ट्रिक्ट की में योजनाएं जो इम्प्लीमेंट होती है उसकी रिव्यू डीएम साहब ने बोला है, डीएम साहब ने उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया। ये स्टेटस रिपोर्ट जो है 120 पेज की है, जिसमें सारी योजनाएं में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, जहां कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो माननीय विधायक और सांसद हैं हमारे कोलीग्स, उन्होंने कुछ नए मुद्दे, कुछ ऐसे विषय हैं जो पहले जिनके बारे जिक्र हुआ था यहाँ पे, जिस पे थोड़ी डिस्कशन हुई थी, उस पे एक्शन लेना है। तो हमने कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं। एक हमने ये कहा कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स उठाए जाते हैं मिनट्स में तो आएंगे ही, जो इश्यू होगा किस योजना के बारे में, उसके अलावा एक चेकलिस्ट भी होनी चाहिए कि ये उच्च उठाया जाए। जैसे किसी पिछली मीटिंग में ये कहा गया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान ऐसा है जहां पे दुर्घटना एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो वो क्या जो NHAI के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ये बताया कि हमारा एक सड़कों पे सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। तो हमने कहा कि उस चेक करिए, उसमें अगली बार ज्यादा स्पेसिफिकली बताइए। और हर ये दिशा कमेटी की मीटिंग हर 2-3 महीने में करेंगे, इससे साल में 3-4 कमेटी की मीटिंग्स हों। और मुझे ये खुशी है कि जो एटमॉस्फेयर है बहुत कोऑपरेटिव रहा। ये हमारे मित्र लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं लड़ाई दिल्ली में करेंगे। मैं दिल्ली में भी लड़ते नहीं है हमसे, वैसे देखा जाए तो हमारी वो खिंचाई करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, पर पर कुछ हमारी तरफ से चिंता के विषय हैं। आप देखिए ये जो वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, आज करीब उसके कितने 80 दिन होने वाले हैं। ठीक है, 28 फरवरी को ये युद्ध की शुरुआत हुई और पिछले 4 साल में हमने ये दूसरा मेजर युद्ध है। पहले रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, वो 4 साल फरवरी 2022 में हुआ, और अभी पिछले 80 दिन में ये युद्ध चल रहा है। तो इसमें कई हमारे पास नई समस्याएं जिनका सामना करना पड़ता। तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना LPG की कोई कमी हमने होने दी। ऐन समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए। पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए हैं। और अभी आप लोग, मेरे भाई लोग बैठे हैं, वो वो एक तो गैस का प्राइस बढ़ाया था कुछ महीने पहले। तो मैंने कैलकुलेशन की कि अगर एक परिवार एक सिलेंडर को 3 महीने में इस्तेमाल करता है तो 60 रुपए बढ़ने से तो एक दिन में कितना 2 रुपए, 1 रुपया उसका बढ़ाए। तो ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए अगर हो सके, पर अभी इस समय कंपनियों का 1000 करोड़ का एक दिन में OMC जो है वो लॉस हो रहा है। अंडर रिकवरी तो और भी ज्यादा, पर स्पिरिट बहुत कोऑपरेटिव थी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है, CMD हमारे हैं गेल के, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, हम वाराणसी में, काशी में हम ये चाह रहे हैं कि जो पाइप गैस कनेक्शन थे वो ज्यादा तेजी से, जो LPG कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, 4 गुना ज्यादा हुआ, पर मैं समझता हूं वो अभी कम है। और हम चाहेंगे कि इस समय एक दिन में, वो कह रहे थे कि 800 इफेक्टिव कनेक्शंस पाइप गैस के एक दिन में 800 दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि 400 जो LPG के लाभार्थी थे वो कर रहे हैं। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है। दूसरा, हम चाहेंगे कि पहले तो कुछ काम अच्छा भी किया है इन्होंने, कोई 60-70 हजार ऐसे जो रसोई
में जहां पे एक दिन में 60-70 हजार बच्चों को खाना जाता था एटसेट्रा, जहां पे एक महीने में 6,000 सिलेंडर लगता था, कमर्शियल सिलेंडर लगता था, उसको रिप्लेस कर दिया पाइप गैस। एक वो काम हुआ, पर अभी भी मैं समझता हूं कि इसको हमें आगे ले जाना है। ये 800 कनेक्शन की जगह हमें वाराणसी में ही इसको दुगना तिगना 3 गुना इसको ले जाना है, और हम चाहेंगे कि देश भर में हर रोज ये 50,000 भी हम देश में कन्वर्ट कर दें एलपीजी कनेक्शन, तो आप देखिए आने वाले समय में, अब लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आपने सोचा, अरे मेरे भाई कभी ऐसी हमारे सामने समस्या आई नहीं, और आई भी, और हमने कभी इससे हम इसमें कोई इस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और एक देश है जहां पे दाम हमने कम करते रहे और कहीं कमी नहीं है एलपीजी की, या कभी कभी आइसोलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं कि किसी जगह में क्यूज लग गए। क्यों? किसी ने क्या सोचा, थोड़े लोगों ने होर्डिंग की कोशिश की, थोड़ी ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की, वो भी हमने बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को कैंसिल किया। वाराणसी में पाइप गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, सब जगह आउटलेट्स है, देश में बाकी जगह भी है। पर आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत एक पर्सनली बहुत सेटिस्फाइंग थी। में क्यों? इसलिए क्योंकि स्पिरिट कोऑपरेटिव है। जो सवाल उठाए गए, मैं समझता हूं ये सवाल उठाने लायक है, और एमपीज का और एमएलएस का ये हक बनता है उठाए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैंने देखा बाय एंड लार्ज जो अधिकारी गण है, हमारे अधिकारी लोग हैं, उन्होंने भी जो जवाब दिए हैं, कुछ कमियां थी जो हम इसको करेक्ट करेंगे प्रोसेस के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोपवे और जो स्टेडियम है, इसको हम लोग कब तक उम्मीद करें कि अगस्त 15 तक? अरे भैया, रोपवे और स्टेडियम की बात कर रहे हो, परसों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था गोरखपुर में, वहां पे वो 30,000 स्पेक्टेटर्स का जो वो कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो यूपी में काम तो दबा के हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Union Home Minister Amit Shah said PM Modi has stressed that the fight against Naxalism will be complete only when affected villages are transformed within 5 years. Shah said that the dairy and forest produce sectors will create a new employment opportunities in Bastar, and assured that both the centre and the Chhattisgarh government will work fast track time the region's development. सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले। और इसके लिए हमने बस्तर ओलंपिक आदिवासियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए और बस्तर पंडुम आदिवासी साहित्य, भाषा, संगीत, कला, नृत्य, अलग अलग प्रकार के विविध पकवान, इसको विश्व प्रसिद्ध करने के लिए बस्तर पंडुम, ये 2 कंसेप्ट हमने शुरू किए हैं। जैसे मैंने डेयरी की बात करी, इसी तरह आपके लिए बनाई एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव के माध्यम से वनोपज का भी अच्छे तरीके से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तीनों करने का हमने संकल्प लिया है। और मैं मानता हूं कि डेयरी और वन उपज ये दोनों मिलकर यहां पर रोजगारी का एक नया युग शुरू करेंगे। मित्रों, जब गांव में बिजली आती, अभी बहन कह रही थी हमारे गांव में बिजली आ गई है, हमारे गांव में शुद्ध पीने का पानी आ गया है और मुफ्त चावल मिल रहा है, तब आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब धान उगाइएगा जरूर,
मगर वो धान आपका सरकार 3100 रुपया से खरीद लेगी, आपके खाने का चावल सरकार मुफ्त में देगी। तो धान का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, डेयरी का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, और वन उपज का पैसा भी आपके बच्चों के विकास से बच जाएगा। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए। कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइज निकलती है तो 15% आरक्षण आपके लिए सुनिश्चित है। एक बार बच्चे को पढ़ा लिए तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उद्योगों में भी नौकरी मिलेगी। मैं मानता हूं कि यही दिन के लिए शहीद वीर गुंडाधुर ने ये विद्रोह किया होगा, ये आजादी का आंदोलन चलाया होगा, और आज उनकी ही भूमि को इसीलिए पसंद किया गया है कि आजादी देश भर में तो 77-78 साल पहले आ गई, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। और मैं आज विश्वास दिलाकर चाहता हूं, ये जो देरी हुई है उसका पूरा नुकसान हम बहुत जल्दी भरपाई करेंगे, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, ढेर सारे लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। विकास को रोकना कभी विकास को लाता नहीं है। विकास को हम गति देंगे तो ही विकास का फायदा हम तक पहुंचेगा। ये बात हमें समझनी भी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी। अंत में फिर से एक बार गांव के सभी आदिवासी भाइयों को मन पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपके गांव से जो शुरुआत हुई है, ये पूरे बस्तर में 70 कैंप जब ऐसे बन जाएंगे, ये हमारे लिए एक नया आजादी का भी दिन होगा और सूर्योदय का भी दिन होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार, प्रणाम, नमस्कार। Addressing an event, UP CM Yogi Adityanath said namaz should be offered only at designated places of worship and not on roads. Stressing equal enforcement of rules, he said roads are meant for public use and warned that government would not allow anarchy or disruption of public order. लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। Union Commerce Minister Piyush Goyal on Monday launched a Bharatiya Vyapar Mahotsav website at Bharat Mandapam and recalled organizing one of India's largest Swadeshi fairs nearly 23 years ago in Mumbai. Speaking at the event, Goyal said the fair was inaugurated by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and marked a major milestone in promoting indigenous products and businesses. He noted that the success of the initiative led to the organization of several similar Swadeshi fairs across the country in that the year followed. मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और हमें ये बताया जाता है कि स्वदेशी सामान जब हम खरीदते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ना किसी गरीब के घर में उसका लाभ पहुंचता है, उनकी आमदनी बढ़ती है। हमारी एक संस्था है स्वदेशी जागरण मंच, जिसके देश भर में स्वदेशी मेला के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और मुंबई में आज से करीब 23 साल पहले अभी तक का भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला ऑर्गेनाइज करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुंबई में हमने ये विशाल स्वदेशी मेला, जिसका उद्घाटन माननीय उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और वो उस सफल प्रयोग के बाद देश भर में काफी स्वदेशी मेले हुए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रण लिया है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 से ही भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्व का एक साझेदार, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाने में सफलता प्राप्त की है, उस पहल को आगे लेके जाते हुए वाणिज्य मंत्रालय, आईटीपीओ जो भारत मंडपम चलाता है, मालिक है यहाँ का, और जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड फेयर्स के माध्यम से करना है, कन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैट, स्वदेशी जागरण मंच, अन्य ऐसी संस्थाओं को जोड़कर एक पूरे देश भर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, स्वदेशी सामान, स्वदेशी सेवाएं लोगों को प्रोत्साहित करें, यहाँ पे दिखाई जाए, लोग यहाँ पे आके और ज्यादा भारत के बने हुए सामान की जानकारियां प्राप्त करें और भारत तेजी से अमृतकाल में विकसित भारत 2047 के मार्ग पर आगे बढ़े, लोगों को नए अवसर मिले, हमारे भारत के युवा युवतियों को नए आइडियाज मिले, भारत में और ज्यादा उद्योग और व्यापार बढ़े और भारत से निर्यात भी बढ़े। इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी मेला 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। AP National Media in charge Anurag Dhanda alleged that the ED is being misused to target opposition leaders and claimed its credibility has been eroded. Referring to messages of Sanjeev Arora and his family, Dhanda accused the BJP of using investigative agencies for political pressure. किसी भी पुराने केस में किसी को भी गिरफ्तार करके कुछ भी इल्जाम लगा देना और उनको बदनाम करने का प्रयास करना, ये ईडी का मॉडस ऑपरेंडी हो गया। और कोई क्रेडिबिलिटी, आप सोचिए ईडी को क्यों बनाया गया था? ईडी को बनाया गया था कि ड्रग मनी को पकड़ा जा सके, ईडी को बनाया गया था कि आतंकवाद में जो पैसा लगता है उसको पकड़ा जा सके,
और ईडी आज के दिन में क्या कर रही है? ड्रग मनी और टेरर मनी को छोड़ के बाकी सारे राजनीतिक काम ईडी और सीबीआई आज के दिन में कर रहे हैं। क्या ईडी का काम यह था? क्या ईडी का कानून, पीएमएलए का कानून इतना सख्त इसलिए बनाया गया था कि पार्टियां तोड़ी जा सके, दूसरी पार्टी के लीडर्स को बीजेपी में शामिल कराया जा सके? क्या इसलिए ईडी को इतने मजबूत लॉज दिए गए थे, इतने मजबूत हथियार दिए गए थे कि वो दूसरी पार्टी के लीडर्स के ऊपर हमला करके उनको बीजेपी में शामिल करा सके? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का नकाब तो कब का उतर चुका है। अब वो एक नई विंग क्यों नहीं अनाउंस कर देती भारतीय जनता पार्टी, जिसको सार्वजनिक तौर पर यही कह के नया कानून लाया जाए कि दूसरी पार्टी के लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करेगी ये एजेंसी। क्यों ईडी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हो चुकी है क्रेडिबिलिटी ईडी की खत्म। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता है। हमारा तो सवाल यह भी है कि अगर देश भर में कांग्रेस ये दावा करती है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में भी कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वो ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी की, वो टक्कर देते हैं, तो इनके नेताओं के यहां रेड। पंजाब में भी ये दावा करते हैं कि हम बहुत मजबूत पार्टी है कांग्रेस वाले, तो इनके नेताओं के यहां रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि कांग्रेस के जिस नेता को फोन करके ये कह देते हैं बीजेपी वाले कि आपके यहां रेड करा देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को राजी हो जाता है। और आम आदमी पार्टी के लीडर्स, चाहे वो संजीव अरोड़ा जी हो, आज उनका एक ऐसा वीडियो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे एक हिंदू बिजनेसमैन अरोड़ा परिवार को तड़पा रही है, प्रताड़ित कर रही है, उस वीडियो में साफ नजर आता है। किस तरह से परिवार के लोगों को उस वीडियो में बिल्कुल तड़पते हुए, रोते हुए देखा जा सकता है। वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को न किसी धर्म से मतलब है, न किसी जाति से मतलब है, न आम लोगों से मतलब है, न बिजनेस कम्युनिटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। जिस तरह से सिंगला जी के यहां पर रेड हुई, उनको गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से संजीव अरोड़ा जी को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरह से बाकी बिजनेस परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ मित्र बिजनेसमैन की सहयोगी पार्टी बनकर के रह गई है, और बाकी कोई भी अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है बिजनेस फैमिली से, तो उन सभी को प्रताड़ित करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। हमारा साफ तौर पे बीजेपी से और मोदी जी से ये कहना है कि अगर आप में हिम्मत है और अगर आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी आज भी बची हुई है जमीन पर, तो राजनीतिक तौर पर मुकाबला कीजिए, वोट के जरिए सीधे तौर पर मुकाबला कीजिए आम आदमी पार्टी का, कहीं टिक नहीं पाएंगे। और ईडी और सीबीआई की धमकियां देना बंद कीजिए। ईडी और सीबीआई से हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। एक नया पैरामीटर सेट हुआ है, जिसके यहां भी ईडी और सीबीआई जाए वो करप्ट नहीं है, जिसके यहां भी ईडी और सीबीआई जाए वो गुनहगार नहीं है। आज के दिन का पैरामीटर ये है कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार में जिसके यहां जाए वो कट्टर देशभक्त व्यक्ति है, वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उसे अपने लिए, बीजेपी के लिए काम कराना चाहती है। ये आज के दिन की सच्चाई बनकर रह गई। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। That's all we have for now. Keep watching Ambel TV.